हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय सेल्फ प्रणय जोशी। और जैसा कि आपने कल की वीडियोस में देखा था कि हमने एक रिवीजन चालू करी थी इस चैप्टर की, और आपको मैंने इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बताया था कि हम क्यों ये चैप्टर को अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में अभी पढ़ रहे हैं। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड करी गई है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अभी भी मैं कल की वीडियो जब मैंने उसके व्यूज पढ़े तो मुझे ऐसा डाउट आया कि कुछ बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। आपको जो भी डाउट होगा आप कृपया करके, या फिर आप बोल सकते हो पर्सनली भी, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी topic whichever has been taught or from the 9th standard book also, you can call me at any time. I will answer your query. Also you can message me so that I can give you a specific time to call, and at that time I would be free to answer your query. टेक इट सीरियसली। ये पीरियड हम अभी यूटिलाइज कर सकते हमारी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए रिगार्डिंग आवर स्टडीज ऑल्सो। और जो भी होमवर्क पार्ट है, जैसे हमने आपको 2-3 बार बोला था कि आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, आपको ये नोटबुक में लिखना है वगैरह सब, ये आप जब तक के नहीं करोगे तब तक के आपकी प्रिपरेशन नहीं होंगी। बी श्योर कि अभी जो ये चल रहा है इसको हमें क्लैरिफाई भी करना है, यानी हम आपके टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट ऑब्जेक्टिव हो सकती है, टेस्ट डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, वो सारी प्रोसीजर चालू है साइड बाय साइड, बिकॉज लॉकडाउन का पीरियड आने वाला था। ये किसी को कोई गारंटी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में हम अपना किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते उस पर हमारा कंटिन्यूस वर्क चालू है। साथ ही में जो भी टेक्निकल एरर आ रहे हैं, कुछ वीडियोस अपलोड करने में टाइमिंग लग रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ये जो भी एरर्स है ये सब टेक्निकल एरर्स है, इसके ऊपर भी वर्क चल रहा है कि जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट कर दिया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो, जो भी आप होमवर्क कर रहे हो, वो आपको पर्सनली मुझे सेंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं। अगर आप नहीं करते हो तो मैं आपके पेरेंट्स के नंबर्स के ऊपर में मैसेज करूंगा कि यू हैव नॉट डन दी होमवर्क। ये भी एक प्रोसीजर है, ये भी हम आपको बताएंगे कि ये कब से चालू होने वाली है, बट ये 1-2 दिन में चालू हो जाएंगी। और इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का आगे इस चैप्टर में बहुत यूज है, और आगे चैप्टर में बोलिए या आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में बोलिए, 100% आने वाले टॉपिक्स है। एक बात बताइए, आप में से कितने जने 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ मार्क लाने के लिए पढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मार्क लाने के लिए सब पढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब बचपन में मम्मी ABCD पढ़ाती थी आपको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर एंड सो ऑन, ऐसा आपको जब पढ़ाती थी, तब आप में से कभी किसी ने सोचा था कि आज मेरे को 10 on 10 मिले, वेरी गुड मिला, तो मेरा 10 on 10 पे मेरा भविष्य खत्म हो जाता? नहीं। मम्मी ने तब ABCD, या पापा ने जब ABCD इसलिए पढ़ाई थी कि आप आगे जाके ABCD का यूज करके वर्ड्स बना सको, और उसी वर्ड्स को आगे एक साथ जोड़ जोड़ के सेंटेंस बना सको, सेंटेंस से आगे जाके आप पैराग्राफ बना सको एंड सो ऑन। तो वो जो वर्ड्स आपने पढ़े थे वो आपका बेस था, और उसी से आज आगे आपकी बिल्डिंग बनते जा रही है। वैसे ही मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल का, इसी के ऊपर में बेस्ड पूरा केमिस्ट्री का पार्ट है, जो आप 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सो ऑन लाइफ में पढ़ने वाले हो। जब जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको पीरियोडिक टेबल लगने वाला है, और वो पीरियोडिक टेबल का ही किस तरीके से क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में कौन सा लॉजिक यूज करके किया था, वो अभी हम स्टडी कर रहे हैं। आई एम trying to make you understand the importance of this chapter. Please don't take it lightly. आप इसको कृपया हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब जब आप इसको हल्के में लोगे तब तक आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। और ये आपके पहले की बैच ने 1-2 जनों ने किया था, वो एट द एंड ऑफ द ईयर बोले सर केमिस्ट्री हार्ड जा रहा, फिजिक्स हार्ड नहीं जा रहा, क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं रहा तो बिल्डिंग हार्ड ही लगेंगी। जिनको ABCD नहीं आती उनको आज भी वर्ड स्पेलिंग बनाने में बहुत तकलीफ होती है। आपने आपके स्कूल में, आपके क्लास में, आपके कोचिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखेंगे जिनको स्पेलिंग बनाने में तकलीफ होती है। द रीजन इज दैट दे हैवंट मेड देयर बेस स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। जो भी डाउट्स होंगे आप पूछिए। समझ गया होगा तो थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ये वीक में, लेकिन जैसे ही गाड़ी एक बार ट्रैक पे आ जाएंगी
वैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाएंगी। हम अभी 3 टॉपिक पढ़े, इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है या आज की वीडियो होने के अंदर जो कल जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक के ऊपर मैं एट द एंड में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका क्या पार्ट हमें लगने वाला है आने वाले 2 दिनों के अंदर में। सो अभी हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का। रशियन साइंटिस्ट थे मेंडलिस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नाम दिखेगा आपको, मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। रशियन साइंटिस्ट थे, डिमिट्री उनका नाम था, मेंडलेव उनका सरनेम था। उन्होंने 1866 के बाद में से इसके ऊपर में वर्क करना चालू किया। क्या हुआ कि जब एटम्स की डिस्कवरी हुई तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि एलिमेंट्स है हमारे पास, इनको अरेंज करना है, तो हमने डोबेनेस का देखा, हमने न्यूलैंड का देखा, उन्होंने अपना अपना लॉजिक लगा के यूज किया, बट दे वेरेंट एबल टू गिव 100% सक्सेसफुल और अश्योर्ड लॉ। पूरा लॉ नहीं दे सके, इसलिए उनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन आफ्टर 1866 एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया इन 1869 टू 1872 के बीच के अंदर में, जब डिमिट्री मेंडलीव ने एक आधार स्तंभ दिया कि उस समय पे नोन जितने भी 63 एलिमेंट्स है, यू कैन सी हियर ही अरेंज ऑल द नोन 63 एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। जितने भी 63 एलिमेंट नोन थे उनको उनके एटॉमिक मासेस के साथ में अरेंज कर दिया था। कैसे किया उन्होंने? मेंडलीव ने बहुत सिंपल प्रिंसिपल यूज किया। मेंडलीव फाउंड दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटरवल के बाद में पार्टिकल को रिपीट करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, मेंडलीव फाउंड दैट द एलिमेंट्स हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे वुड रिपीट इट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। वही लॉजिक यूज करके मेंडलीव ने किया। साथ ही में मेंडलीव ने उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को भी स्टडी किया था, साथ ही उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज भी स्टडी किया था। इसी से मेंडलीव को उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी से उसको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की सब क्लियर थी और वही प्रॉपर्टी से यूज करके उन्होंने अरेंज करना चालू किया। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कल पत्तों का, मेंडलीव ने भी वैसा ही कुछ किया। कुछ जने बोलते हैं कि मेंडलीव ने वॉल पे लिखा, कुछ जने बोलते हैं कि मेंडलीव ने पीस ऑफ पेपर पे लिखा और वो पेपर को उन्होंने अरेंज किया। अब प्रेजेंटली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेंडलीव ने कहीं ना कहीं लिखा और साथ में अरेंज किया, बिकॉज ना तो मेंडलीव के समय पे आप थे ना मैं था। हमें ये नहीं मालूम कि मेंडलीव ने कहाँ लिखा, लेकिन क्या लिखा ये जरूर मालूम है कि मेंडलीव रोट द नेम ऑफ द एलिमेंट, he wrote its symbol, and more importantly he also wrote its atomic mass, and he arranged those atomic mass in an increasing order of their atomic masses. He arranged those elements in an increasing order of their atomic masses, and he also made it sure that the element coming one below the other has some similarities or with its property. यानी सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो मेंडलीव ने कागज के ऊपर या दीवार के ऊपर या जो भी था वहां पे लिखा और उसके अंदर उनको अरेंज किया। जब जब एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हुई उनको एक के नीचे एक लगाया, वैसे उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड बनाए। जैसा कि आपने एक पीपीटी में देखा था, जो पीपीटी आपको अपलोड करके बताई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो पीपीटी का यहाँ पे भी एक टेबल आपके सामने है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रुप्स है और यहाँ पे पीरियड्स है। अब ये ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर में हाइड्राइड्स का फॉर्मूला और ऑक्साइड्स का फॉर्मूला है। जो अभी आप लोग लिखते हो, जैसे आपको पता है NH2 वगैरह आप लिखते हो, जो 2 रहते हैं वो बेस पे दिया हुआ है, वैसे वो वहाँ पे बेस पे लिखा हुआ है। जब आपने क्रिस क्रॉस के अंदर में क्रॉसिंग पढ़ा था, जैसे मुझे अगर पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या, तो मैं SO2 बोलूंगा और ये SO2 का फॉर्मूला वही प्रिंसिपल के ऊपर में क्रॉस करवा के, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी मैं वैसे ही बनाऊंगा CO2, जो क्रॉस करवा के फॉर्मूले तैयार हुए थे, वैसे यहाँ पे फॉर्मूले ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड तैयार करे गए हैं। वहां पे आप फॉर्मूला देख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको प्रिपेयर्ड हुए तो भी ठीक, नहीं हुए तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट आर। लेकिन क्या किया, ही अरेंज दिस एलिमेंट। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट जो था सबसे छोटा वो था लिथियम, और लिथियम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मैच हो रही थी, तो उन्होंने डायरेक्टली लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किया। सो इससे आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम बाद में स्टडी करेंगे और ये जो हमारे सामने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि लगभग जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर में जो गलतियां थी वही गलतियां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव करवा दी गई। बाकी ज्यादा चेंजेस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं हुए। इसीलिए मेंडलीव वाज सक्सेसफुली एबल टू क्लासिफाई 63 known element at that time and was able to give a chart to the scientists of at that time of the world। उस समय पे जो साइंटिस्ट थे उनको एक चार्ट दे सका।
इसलिए मेंडलिस की थ्योरी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये आपके सामने एक है, इसमें हमने देखा था कि जैसे कुछ एलिमेंट्स अननोन थे, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन वगैरह, वो उन्होंने फाइंड आउट करके दिया था। साथ ही में कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी चेंज किया था। और अभी आप देख सकते हैं तो टेलरियम और आयोडीन के अंदर में भी आपको दिखेंगे टेलरियम की प्रॉपर एटॉमिक मास ज्यादा है और आयोडीन का कम है। तो आयोडीन टेलरियम के सामने रहना चाहिए, लेकिन आयोडीन टेलरियम के पीछे लगा है, बिकॉज आयोडीन इस ग्रुप को बिलोंग करता है, इसलिए आयोडीन इधर है और टेलरियम इधर रखा हुआ है, टी जिसका सिंबल है। तो आप नोट कर सकते हैं कि ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स जो मेंडलिस के पीरियोडिक टेबल में थे, ये ड्रॉबैक दूर से देखे जाए तो ड्रॉबैक है, बिकॉज उसने उसके लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट किया था। उसके लॉ का बोलना था कि उसने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो सेटअप कर सका, लेकिन कहीं कहीं पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करना पड़ा, कहीं उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ी, और ये एडजस्टमेंट उसके लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, इसीलिए उसकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। अभी हम लोग मेरिट्स भी उस दिन देखे थे, आज मैं शॉर्ट में फिर से मेरिट रिपीट कर देता हूँ। मेंडलेव वाज एबल टू क्लासिफाई ऑल द नोन 63 एलिमेंट. Mendeleev also kept the blank spaces for the element that weren't discovered at that time. On the basis of the property, he was able to predict the properties of the undiscovered element, and he named that element as Eka boron, Eka silicon and Eka aluminium. आपको उस दिन मैंने नाम के नीचे पीपीटी के नीचे निकाल के दिखाया था कि इका बोरॉन के जो एलिमेंट फाइंड आउट करना था उसका एग्जैक्टली ऊपर का एलिमेंट था बोरॉन, इसलिए नाम दिया गया इका बोरॉन। जैसे आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट है 44 नंबर का, इसके एग्जैक्ट ऊपर का एलिमेंट है बोरॉन, इसलिए उसको नाम दिया गया इका। इका कम्स फ्रॉम द वर्ड संस्कृत वर्ड दैट मीन्स वन, तो इसलिए वन बोरॉन के नीचे फिर यहाँ पे जो नाम था वो वन एल्यूमिनियम दैट इज इका एल्यूमिनियम, और यहाँ पे नाम था इका सिलिकॉन। ये मेंडलीव ने नाम रखे थे, देख सकते हैं। इका बोरॉन वाज टर्म्ड आफ्टरवर्ड्स व्हेन वाज डिस्कवर्ड एज स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम वाज टर्म्ड एज गैलियम एंड इका सिलिकॉन वाज टर्म्ड एज जर्मेनियम। नोबल गैसेस जब डिस्कवर्ड हुए आफ्टर ईयर 2000, आफ्टर द ईयर 1900, तो उसके बाद में उनकी डिस्कवरी के लिए में भी कोई तकलीफ नहीं हुई मेंडलीव के में अरेंज करने में। एक लास्ट में कॉलम जोड़ दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 8 कॉलम के अंदर 9 कॉलम जोड़ दिया गया, और वो था नोबल गैसेस का। तो इस तरीके से मेंडलीव ने वहाँ पे भी कोई ऐसी कोई चेंजेस नहीं करने पड़े मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जिसके थ्रू नोबल गैसेस को एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। साथ ही में बेरिलियम जो था उसका एटॉमिक मास 9.4 एक्चुअली है, पर पहले प्रेडिक्शन करी गई थी 14.9 की। सो मेंडलीव ने चेंज किया उसको और उसको बोला बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.4 है, और वही प्रेडिक्शन के हिसाब से बेरिलियम को क्लासिफाई किया गया। आप देख सकते हैं 9.01, 9.4 ऐसा कहीं आता है, बिकॉज ये जो है ये पॉइंट के कैलकुलेशन डिफर करते हैं सिचुएशन के ऊपर में, कितने अमाउंट के ऊपर में। हमें पता है कि 9.4, 9.01 आप इसका कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर में क्या अपडेट करके दिया गया है वो डिपेंड करता है जब हम लोग स्टडी करेंगे। पर सिर्फ हमें ये याद रखना है कि बेरिलियम का उसने एटॉमिक मास चेंज किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि करेक्ट द वैल्यूज ऑफ सम एलिमेंट लाइक बेरिलियम। अब डीमेरिट्स की बात करें तो मेंडलीव ने करेक्ट पोजीशन हाइड्रोजन को नहीं दिया था, साथ ही में आइसोटोप कंसेप्ट वहां पे डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। अगर हम बात करते कोबाल्ट और निकल की, तो कोबाल्ट निकल के सामने नहीं आना चाहिए था, कीपर के बाद में आना चाहिए था, मगर कोबाल्ट को निकल के सामने रखा गया। और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके उनके ग्रुप में प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी, जैसे कि मैग्नीज की प्रॉपर्टी। ये ग्रुप जो हेलोजन ग्रुप है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे हेलोजन के बारे में, यानी ये ग्रुप के अंदर में 7th नंबर के ग्रुप में मैग्नीज का कोई काम नहीं था, फिर भी मैग्नीज यहाँ पे रखा गया था, इसीलिए मेंडलीव का टेबल यहाँ पे गलत हो चुका था। और यही सारी डिफिकल्टीज, यही सारे ड्रॉबैक्स, यही सारे लिमिटेशंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव कर दिए गए हैं। सो आज जो आपको पढ़ाया गया, अब आपको 100% ऐसा लगता है कि समझाऊंगा। इनकेस नहीं समझाऊंगा, कॉल मी, मैसेज मी एंड ask me whatever you haven't understood. Till that, thank you all of you and have a good day.